गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी सीएससी AMR 10 हिस्ट्री, इसको मैं कवर करूंगा। और अभी जिसकी मैं शुरुआत करने वाला हूं वो आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है। और इसके बाद में भी हम देखेंगे तो और भी कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा। लगभग 60% पोर्शन में कवर करूंगा जीएस के लिए। लेकिन अभी जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन मैं करूंगा। और ये स्पेक्ट्रम रहेगी। ठीक है। स्पेक्ट्रम रहेगी, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ये देखो एक मेरा कोड है जो मैंने पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे। कोड है उसको हमने दिया हुआ है यहाँ पे। रेफरल कोड है AMR 10। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इस कोड को यूज करते हुए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। ओके। सेकेंड वन की आपको जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा है वही क्विज तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे भी मिलते हैं और जैसे ही टॉपिक कोई कंप्लीट होता है उसके बाद भी फैकल्टी कराते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस या आप कुछ भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरा कोड यूज करते हुए तो आपको कोर्सेस जो है वो वैसे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखेंगे वो क्या है कि अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप मेरा कोड यूज करते हुए तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप अनलिमिटेड यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। अर्थात आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपने पे भी नहीं किया है वो भी आप क्लासेस यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, जो लोग स्पेशल क्लास या प्लस क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से क्लासेस देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये यहाँ से आपको सोर्स मिल जाएगा और अपना यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी जो यूपीएससी क्लासेस वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अमित कपूर है। बीटेक किया हुआ मैंने कंप्यूटर साइंस से। मैं पीसीएस मेंस में अपियर हुआ हूँ, यूपीएससी दिया है मैंने। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो पब्लिक एड रहेगा। ओके। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अमित ऑन अन अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। यूपीएससी का लगभग 60% पोर्शन में कवर करने वाला हूँ। 2 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तमाम सारी चीज़ें जो भी दिक्कत होती है, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको दिक्कत रहती है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, तो आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं। ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं। टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं यहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, प्लस सब्सक्राइब करते हैं या आप आइकॉनिक सब्सक्राइब करते हैं, ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, रोमन सैनी सर, यहाँ पे टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी। ओके। 15,000 से अधिक, यहाँ पे कोर्स हैं। 15,000 से अधिक आपको कोर्स मिलेंगे। फिर वो चाहे आप बेसिक से क्यों ना स्टार्ट करें। समरी, एनसीईआरटी समरी भी मिल जाएगी आपको। आंसर राइटिंग कोर्सेज भी मिल जाएंगे। मान लो आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, सिर्फ आंसर राइटिंग ही करनी है, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 105 प्रैक्टिस कोर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको एक सब्सक्रिप्शन पे मिल सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए। मेरा कोड है AMR 10। इसको कोड को सब्सक्राइब करते हुए ये सारी बातें हैं। आप इसको जान लो थोड़ा सा कि प्लस में और आइकॉनिक में क्या क्या फायदे हैं। तो प्लस में आपको देखेंगे लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस आपको शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो बहुत दुविधा वाली स्थिति यहाँ पे नहीं रह जाएगी कि हमारी ये क्लासेस नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। सारा स्ट्रक्चर्ड रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं 1 साल का है कोर्स, 2 साल का है, 3 साल का। मैक्सिमम की मैं अगर बात करूं
है तो यहाँ पे 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने, लेकिन यहाँ पे आप कोई थोड़ा सा पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर तैयारी करनी तो आपको 1 साल का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो आप 49,500 फी है। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो 44,000 ये आपको 550 में मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ हमारा कोड आपने यूज किया है, रेफरल कोड, और आपको यहाँ पे 10% की छूट मिली हुई है। 2 साल का भी कोर्स है, 72,000 है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो 64,800 में आप करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में बहुत सारे फायदे हैं आपको। ये तो सारे देखो आपने देखा हुआ था कि प्लस में भी थे, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, हाँ, क्वालिटी रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप देखो यहाँ पे पर्सनल कोच भी आपको मिल रहे हैं आइकॉनिक में, ठीक है। जो मेंस दिया हुआ, जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज, आप पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा। 5 स्लाइड फीडबैक, तो ये 4 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कोड याद रखेंगे AMR10, ठीक है। मेरा भी गाइडेंस आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट रहेगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का है, 3 साल का यहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो लोग इच्छुक है 12th करने के बाद में इच्छा जाहिर की हुई कि मुझे IAS बनना है, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, जो लोग चाहते हैं कि मुझे IAS बनना है, तो वो आइकॉनिक सब्सक्राइब करें। मेरा तो यही मानना है कि भाई आप आइकॉनिक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और जल्दी ही IAS बने, ठीक है। तो 49,500 फी है। अगर मेरा कोड यूज करेंगे, 1 साल के लिए फी है ये, तो 62,550 में आपको ये फी सॉरी ये जो है फी पड़ जाएगी। आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि आप 2 साल का लें, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में या 12th किया हुआ है, और प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर 2 साल का लेते हैं तो 1,07,000 फी है। अगर मेरा कोड यूज करेंगे 10% की छूट के साथ में आपको 96,300 में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ओके। चलो, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्शनल के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे हैं, लगभग 18 से 20 यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। AMR कोड यूज करेंगे तो आपको फी में कुछ कंसेशन, मतलब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 27,500 फी है। अगर आप इसको कोड यूज करेंगे तो 24,750, ठीक है। तो ये सारे हैं यहाँ पे, और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूंगा। मेरी सारी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, टॉप मोस्ट फैकल्टीज की आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्लासेस भी मेरी चल रही हैं। आप जैसे UPSC CSC गोल सेलेक्ट करेंगे, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप वो डाउनलोड करते हुए गूगल प्ले स्टोर से, तो जैसे ही मुझे मेरा नाम सर्च करेंगे अमित कपूर, तो यहाँ पे आपको हमारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। आप जैसे ही लाइक कर लेंगे तो हमारी सारी क्लासेस जो है वो आपका आपके उस पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आती रहेंगी कि मेरी क्लास कब है कब नहीं है। लोक प्रशासन, हाँ, ये मैं पढ़ाऊंगा। ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर है, पूरा सेकंड पेपर में कवर कराऊंगा, ठीक है। और इवन क्लासेस भी चल रही है हमारी, पॉलिटी की 4 बजे क्लास चल रही विद MCQs, और यहाँ पे हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एथिक्स भी मैं कराऊंगा, करंट अफेयर भी सारे पोर्शन में कराऊंगा। चलो बात करते हैं, स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, ब्रीफ डिस्कशन इसको हम लोग करेंगे, और इसके बाद में जैसे कंप्लीट होगा हम टेस्ट सीरीज करेंगे, इसकी MCQs करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह क्या हुए हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या वो कारण रहे थे, क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से प्रारंभिक विद्रोह होते रहे थे। तो हम तात्कालिक कारण भी देखेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण, सारे कारण को देखते हुए हम इसको बाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण इसमें देखेंगे कि प्रारंभिक विद्रोह के कारण क्या थे। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया जाना सबसे मेन कारण है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया जाना, ठीक है। तो अगर आपने सहायक संधि यहाँ पर देखी हुई है, लिखा हुआ है, सहायक संधि क्या थी, एक बार इसके बारे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, ठीक है। एक नजर सहायक संधि पर क्या है। हम्म अंग्रेजों के साथ किसने की हुई है, तो कुछ चीजें एक बार ध्यान रखो।
कुछ चीजें आप क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ चीजें एक बार देख लो। बेलेजली का काल देख लो एक बार, बेलेजली का कार्य देखो, जो कार्यकाल है उसका। तो ये 1798 में आते हैं और 1805 तक रहते हैं, ठीक है। इनका काल एक बार समझ लो, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे जो पहला राजनीतिक कारण है वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया जाना, ठीक है। तो सब लोग हम एक बार देख लेंगे कि सहायक संधि क्या है, प्रणाली क्या है, क्यों इसको लागू करने के बाद में ऐसा कहा जाने लगा था कि भारत के लिए यह प्रणाली एक मीठा विष था, एक मीठा जहर था, ठीक है, ऐसा कहा गया है। एक अंग्रेज कोई थिंकर है, उन्होंने ऐसा कहा हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार सहायक संधि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा। ये कहा गया था कि जैसे ही आप सहायक संधि करेंगे तो जो आपकी सशस्त्र सेना होगी, उसको हटाना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सहायक संधि है। सेकेंड वन, इसका दूसरा प्रावधान क्या था, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर बोले इजी लैंग्वेज में, तो वो क्या हो जाएगी कि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो क्या है, हम आपका जो हिस्सा है, जो आपका राज्य है, वो हम अपने ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कार्य। थर्ड वन क्या है, इसके बदले में अंग्रेज विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेगा। यहाँ पे आश्वासन दिया गया हुआ था कि इसके एवज में हम, अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है या कोई आंतरिक विद्रोह छेड़ा जाता है किसी राजा के प्रति, किसी राज्य के लिए, तो वहां पे हम जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये आश्वासन दिया हुआ था। चौथा है, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया हुआ। लेकिन यहाँ पे रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि इसका जो है पालन नहीं हुआ है, बहुत कम ही पालन किया गया हुआ है ना। पांचवा, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेंगे। विदेशी शक्तियों से संधि अर्थात यूरोपीय हो या गैर यूरोपीय हो, किसी भी विदेशी शक्ति से संधि नहीं करेंगे, कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। इवन आप देखेंगे यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट हम बोले तो यूरोपियों से ही संधि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के, यहाँ पे बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। तो आप ये इसको देखने के बाद में आपको लग रहा है कि भारत के जो विदेशी संबंध थे, जो आपसी संबंध थे, किसी राज्य के साथ में कोई संपर्क स्थापना की बात हो या सैनिकों की बात हो, सब कुछ क्या था, सब कुछ आप देखेंगे अंग्रेजों के अधीन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सहायक संधि थी। तो इसकी वजह से ही आप देखेंगे काफी ज्यादा असंतुष्ट का जो स्तर था वो बढ़ गया हुआ था, ठीक है। तो ये वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग, सारी चीजें हमने बता दी हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि किस तरह से घातक सिद्ध हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विदेश से लेके अपने राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सारे संबंधों को जो है खो दिया गया था यहाँ पे। और ये इसकी इतनी भयावह स्थिति है कि एक अंग्रेज अधिकारी या चिंतक कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रणाली थी जो भारत के लिए मीठे विष की तरह थी, ठीक है। सेकेंड वन क्या था, राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में गोद प्रथा की समाप्ति, ठीक है। कई ऐसे राज्य थे हमारे यहाँ पे, जैसे झांसी है, संबलपुर है इत्यादि में कई राजाओं के पुत्र नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे कि हमारी जो प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था थी उसके अनुसार कोई एक बच्चा जिसको लगता था कि इनके अनुकूल है, मन अनुकूल है, तो उसको गोद ले लेते थे और वही फिर आगे सारा जो है उसका उत्तराधिकारी होता था। लेकिन डलहौजी आए, डलहौजी के शासनकाल में इस गोद प्रथा की समाप्ति कर दी गई कि अब जिसके कोई पुत्र नहीं होगा तो वो जो है
उसका जो राजपाट होगा वो ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाएगा। और इसकी वजह से जो भारतीय राजा थे, जो भारतीय शासक थे, काफी ज्यादा क्या है, रुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए, और वो किसी ऐसे अवसर की तलाश कर रहे थे कि जिससे अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की नीति थी गौर प्रथा की समाप्ति। यहाँ भी आप राजनीतिक कारण देख सकते हैं। अदर वन, अवध के साथ विश्वासघात। 1856 में कंपनी द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण। यहाँ पे क्या कैसे किया गया था इसका, यहाँ पे आप देखेंगे 1856 में पहले तो अवध का साथ चाहते थे अंग्रेज, तो साथ देता रहा, लेकिन बाद में क्या है, विश्वासघात करते हुए अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अवध के साथ में विश्वासघात, बहादुर शाह का अपमान। बहादुर शाह के रहते हुए उनके सबसे छोटे बेटों को अंग्रेजों ने गद्दी पे बिठा दिया और इनसे कहा गया कि आप लाल किला खाली करिए ना। बहादुर शाह का अपमान किया गया, जबकि इनके बड़े बेटे जीवित थे, खुद जीवित थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनके सबसे छोटे बेटे को राजगद्दी पे बिठा दिया, तो और इनसे लाल किला खाली करने का भी ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया। तो यहाँ पे इनका अपमान किया जाता है, ये भी एक कारण था। दस्तक प्रथा की समाप्ति, यह भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया नियम था। और एक और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अफगानिस्तान के साथ में जो है इनके अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ये सारे राजनीतिक कारण आपको देखने को मिलेंगे। यही प्रारंभिक विद्रोह के मुख्य कारण है यहाँ पे। और हम बात करें तो सामाजिक कारण भी थे। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानसिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया हुआ था। उनको लगता था कि ये लोग काले हैं, हम गोरे हैं, तो यहाँ पे काले और गोरे का भेद जो है वो भी स्पष्ट उभरने लगा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था और समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे जो सामाजिक कारण यहाँ पे विद्रोह के बनते हैं जाके। और भी अगर बात करें, अगर ब्रीफ में देखें जाके तो धार्मिक कारण भी है यहाँ पे। धार्मिक कारण भी है। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया हुआ। तो क्या था, इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया हुआ था। ठीक है, जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति हो जाती थी, और जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। तो यहाँ पे एक धार्मिक कारण भी है। जिनको जो धर्म परिवर्तन कर लेता था, ईसाई बन जाता था, वो क्या है, वो यहाँ पे आप देखेंगे उसको पदोन्नति मिल जा रही है, और बाकी अगर जो हिंदू है तो उसका जो है अपमानित किया जाता था उसको। आर्थिक कारण भी है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया हुआ था तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ कर दिया गया हुआ। ठीक है, तो और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, बेलेजली की बात करें, वहां पे उसकी सहायक संधि की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही राज्यों को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, आप देखेंगे यहाँ पे जो सैनिक थे असंतुष्ट थे बहुत ज्यादा। क्यों असंतुष्ट थे, क्योंकि जब भारतीय रियासतों को, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो यहाँ पे जो सैनिक का ओहदा था, जो सैनिकों का ओहदा था, वो क्या है, खत्म हो गया था। और दूसरी बात आप सीधे सीधे यहां से समझ सकते हैं कि सैनिकों को हटा दिया गया था। ये कहा गया था कि यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं वो सैनिक तैनात किए जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आप देखेंगे कि सैनिक भी काफी रुष्ट थे, किसान भी बहुत ज्यादा रुष्ट थे, काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा था। दबाव पड़ रहा था क्योंकि सैनिक रखे जाते थे, अंग्रेज सैनिक राज्यों में उनकी सुरक्षा के लिए, और उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। और पैसा कहां से आएगा, आप देखेंगे कि भूमि कर से आएगा, और भूमि कर टैक्स, नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे यहाँ पे। तो किसानों की जो हालत थी वो काफी खराब हो गई थी, और इसके लिए कौन उत्तरदायी था, अंग्रेज उत्तरदायी थे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आप देखेंगे आर्थिक कारण देखने को मिलेंगे।
आर्थिक कारण आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा काम कराया जाता था, घंटे ज्यादा थे, काम करने के घंटे ज्यादा थे, पारिश्रमिक उतना दिया नहीं जाता था, यहाँ पे मजदूर भी रुष्ट थे, और इसके अतिरिक्त अकाल, सूखा या बाढ़ की स्थिति में अंग्रेजों को भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये सारे पहलू आप देखेंगे शामिल करते हुए यहाँ पे धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण में ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है। अगर कभी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे सहायक संधि से, तो आप लोग धीरे धीरे सारी चीजें देख लेंगे। हाँ, अगर मन में इच्छा जाग रही कब, कैसे, कब लागू, सबसे पहले किसने स्वीकार की हुई थी सहायक संधि, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम था, हैदराबाद के, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इसको 1798 में, जैसे ये गवर्नर जनरल बन के आया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली, तुरंत ही यहाँ पे हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया हुआ है। इसके बाद में और भी हैं कुछ यहाँ पे, जैसे कि मैसूर है, ठीक है, यहाँ पे तंजौर है, तो इन्होंने फिर 1799 में इसको जो है ये सहायक संधि इन्होंने की हुई है। ठीक है। इसके बाद में और भी आप देख लेंगे। ठीक है, आंकड़े हैं। तो शुरू सबसे पहले कहाँ से हुई है, और इसके बाद में आप देखेंगे तो जयपुर, जोधपुर, इसके बाद में और भी कई सारे हिस्से हैं, झांसी में भी जो है ये सहायक संधि स्वीकार की हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे हैदराबाद के जो निजाम है सबसे पहले 1798 में इसको स्वीकार किया हुआ। ठीक है। चलो, तो ये सारे कारण हैं यहाँ पे। कोई इसमें अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे इस तरह का, तो आप लिख सकते हैं बखूबी। ठीक है, कि क्या कारण रहे थे, यहाँ पे क्या कारण रहे थे, प्रारंभिक विद्रोह के क्या कारण रहे थे, स्पष्ट करिए, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे हम जाते हैं। कुछ विद्रोह हैं जो आप लोग देखेंगे, यहाँ से पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इसी तरह की मैंने टेबल बनाई हुई जिससे आपको आसानी हो जाए, आप कहाँ पे पूछते हुए आएंगे। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य पहलू शामिल हैं। एक बार वो पीटी में या यूपीएससी की मैं बात करूं या कोई स्टेट पीसीएस की भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्टेट पीसीएस की भी मैं बात करूं अगर, तो आपको काफी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वो कैसे सुमेलित करके पूछता है, बहुत सारी कॉमन चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको, तो हमने एक बार उसको डिफाइन कर दिया अलग अलग, ये आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। ठीक है, ये आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि विद्रोह है, और इसके बाद में हम टेबल में देखेंगे कि नेतृत्व किसने किया हुआ है, और देन हम लोग देखेंगे स्थान क्या है और समय क्या है और यहाँ पे कारण क्या है। तो आप ये जब टेबल आपके सामने रहेगी और आपने एक बार दो बार इसको अगर पढ़ ली, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सम्मिलित करने के लिए आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, चेरों का विद्रोह है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जगह कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर ऐसा सम्मिलित करने के लिए आपके पास में आ रहा है कि विद्रोह का नाम दिया हुआ है और नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आप देखेंगे सीधे सीधे सब कुछ दिया गया। तो सबसे पहला नेतृत्वकर्ता कौन है, भूषण सिंह जमींदार है यहाँ पे। ठीक है, भूषण सिंह वो जमींदार हैं यहाँ पे, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और मान लो सम्मिलित करने के लिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे स्थान दिया गया है कि चेरों का विद्रोह कहाँ हुआ है, तो बिहार के पलामू में हुआ है। ठीक है, पलामू जिले में ये चेरों का विद्रोह हुआ है। कब हुआ है, अगर ऐसा आपको सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1800 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1800 ईस्वी में हुआ है। कारण क्या था यहाँ पे, चेरों की जमीन छीनी गई थी। ठीक है, जमीन यहाँ पे छीनना ये कारण है। और एक चीज और बात मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ आपको, ये जितने भी आपको जो विद्रोह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सीधे तौर पे अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़े गए हुए थे, या यहाँ पे आप देखेंगे जमींदारों के विरुद्ध ज्यादातर लड़े गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्रोह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनका संबंध सीधे जो है वो अंग्रेजों से होगा, सीधे तौर पर उनके ही विरुद्ध लड़े गए होंगे। तो यहाँ पे ये सारे विद्रोह, और फिर एक हम लोग अभी 1857 में जाएंगे, 1857 की क्रांति में जब हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो देखेंगे वहां पे कि ये सारे कारण बने हुए थे कि छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े विद्रोह जो है होते होते एक बड़ा विद्रोह जो है 1857 का विद्रोह होता है। चलो, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट।
तो आपको याद करना है चेरो का विद्रोह कहाँ पे नेतृत्व किसने किया हुआ है, भूषण सिंह जमींदार है वहां पे। अगर सम्मिलित करने के लिए आता है आपको तो ऐसे करेंगे। बिहार के पलामू जिले में, समय इसका देख लो, ये क्या है 1800 ईस्वी है। यहाँ पे कारण क्या है, जमीन छीनना। फकीर विद्रोह, ठीक है, मजनून शाह यहाँ पे कई सारे नेतृत्व करता है, तो अगर किसी का एक का नाम आ गया तो आप लोग याद करेंगे। मजनून शाह हैं, चिराग अली हैं, भवानी पाठक हैं, देवी चौधरानी है। ये कहाँ पे हुआ है, बंगाल में इसका है स्थान जो है, ये प्लेस कहाँ पे, बंगाल में। हुआ कब है, 1876 से 1877, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा है। तीसरा सन्यासी विद्रोह, यहाँ पे हिंदू नागा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, हिंदू नागा हैं और गिरी के सशस्त्र सन्यासी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आ बंगाल, ठीक है, बंगाल, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे इसका स्थान है, ये बंगाल है। हुआ कब है, 1770 में हुआ है। यहाँ पे कारण क्या था, बड़ा अजीब सा कारण है कि तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ था। तीर्थ यात्रियों के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने, सन्यासी थे, हाँ, सन्यासी थे, अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये कुछ दिक्कत वाली बात है, तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा जो है स्थान है वहां पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी वजह से आप देखेंगे ये विद्रोह भड़क उठा था। कूका विद्रोह, जवाहरमल भगत, इसके नेतृत्व करता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल साहेब भी बोलते हैं ना। जवाहर, अगर नाम याद रखना, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, जवाहरमल भगत और सियाल साहेब। ये आप देखेंगे। इसके बाद में बालक सिंह ने इसका नेतृत्व किया हुआ है, इसके बाद में बालक सिंह ने नेतृत्व किया हुआ है, तो इसके दो नेतृत्व करता है। लेकिन ये थोड़ा सा फकीर विद्रोह, इसको ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से अगर कोई पूछेगा तो नेतृत्व करता कौन है वही पूछेगा, ठीक है। तो भवानी पाठक हैं, देवी चौधरानी है, चिराग अली हैं और मजनून शाह हैं यहाँ पे। तो ये सारे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। कूका विद्रोह, जवाहरमल भगत मतलब सियान शाह दूसरा नाम है इनका, और भी नाम एक है, बालक सिंह, पश्चिमी पंजाब, हाजरा, नाम याद रखेंगे, हाजरा स्थान इसका है, हाजरा। कब हुआ है, 1860 में ये विद्रोह हुआ है, धर्म का शुद्धिकरण, ठीक है। ये किस वजह से लड़ा गया हुआ था, कि धर्म का शुद्धिकरण करने के लिए ये विद्रोह लड़ा गया हुआ था, ये विद्रोह हुआ था ना। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि हिंदू और जो अंग्रेज हैं दोनों हमारे धर्म से छेड़छाड़ ना करें। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे धर्म के शुद्धिकरण के लिए ये जो है विद्रोह हुआ था। तो कारण इसका ये। नायक विद्रोह, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अचल सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा है, वो अचल सिंह कर रहे हैं, ओके। इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा है, अचल सिंह कर रहे हैं। और अ, ठीक है, नायक विद्रोह अचल सिंह कर रहे हैं, और इसका स्थान भी कहाँ है, बंगाल मेदिनीपुर में है। और ये कब विद्रोह हुआ है, 1806 में हुआ है। यहाँ पे क्या है, लगान चुकाने के लिए, लगान चुकाने के कारण हुआ है, कि लगान ना दी जाए, ना देना पड़े, तो इसके लिए क्या है ये नायक विद्रोह हुआ है अचल सिंह के नेतृत्व में। कहाँ पे हुआ, ध्यान रखेंगे आप लोग। अदर वन, बरेली का विद्रोह हुआ, मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है, बरेली में हुआ है, और नाम से ही आपको विदित हो रहा है यहाँ पे। और ये 1816 में हुआ है ना, 1816 में हुआ यहाँ पे। चौकीदारी टैक्स को लेके ये विद्रोह हुआ था, चौकीदारी टैक्स को लेके ये विद्रोह हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं उड़ीसा के पायकों का विद्रोह। उड़ीसा के पायकों का विद्रोह यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेतृत्व करता है वो
जो नेतृत्व किया है, ये नेतृत्व करता रहेंगे और यहाँ पे स्थान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका स्थान रहेगा और ये जो है कब हुआ है, ठीक है, कब हुआ है और ये कारण, छोटे छोटे कारण हैं ये सारे रीजनल क्षेत्रीय स्तर पर कारण हैं, कोई बहुत बड़ा, ये सब क्या है, अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए ये विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर लड़े गए, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा के पाइको का विद्रोह, जगबंधु यहाँ पे नेतृत्व करता है। इसका स्थान आपको यहाँ से विदित हो जाएगा कि ये उड़ीसा है, ओके। और कब हुआ है, 1817 में हुआ है। यहाँ पे भी कॉमन से यहाँ पे बहुत सारे आपको कारण मिल जाएंगे। कौन से कॉमन से कारण है यहाँ पे, कि भूमि कर में वृद्धि या टैक्स की बात हो रही होगी ज्यादातर, ठीक है। ज्यादातर किसकी बात हो रही होगी, टैक्स की ही बात हो रही होगी। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं यहाँ पे कॉमन सी समस्याएं हैं रीजनल स्तर पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे सारे कैसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए है, स्वयं के स्वार्थ के लिए है, क्षेत्रीय स्तर पर ये विद्रोह हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे टैक्स से संबंधित होंगे, ठीक है, टैक्स या भूमि से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे देख लो, जगबंधु 1817 में हुआ, भूमि कर में वृद्धि, कित्तूर का विद्रोह हुआ है, एक कित्तूर का भी विद्रोह हुआ है, महारानी चेन्नम्मा ने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया है और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र में हुआ है 1824। तो ये जब जितने भी आप एक बार इस पे एक या दो बार अगर नजर घुमा लेंगे, तो मैंने इसको इस तरह से डिजाइन ही कर दिया है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़े और जो मेन भाग है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो एक बार से ब्रीफिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, ब्रीफिंग हुई है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करते वक्त। तो कित्तूर का विद्रोह, महारानी चेन्नम्मा 1824, उत्तराधिकार के लिए यहाँ लड़ा गया हुआ था, ठीक है, कि उत्तराधिकार के लिए ये विद्रोह हुआ था। रामोसिस विद्रोह है, चित्तूर सिंह के, ये चित्तूर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया हुआ है, कहाँ पे है, ये भी मुड़े में लड़ा गया हुआ है। और 1822 में यहाँ पे भी एक जो कॉमन सी मैं बात कर रहा था अभी, कि लगान की दर में वृद्धि की वजह से, यहाँ पे लगान की दर में वृद्धि की वजह से आप देखेंगे ये विद्रोह हुआ है, ठीक। तो ये रामोसिस विद्रोह है। आहोम विद्रोह, गदाधर सिंह, यहाँ पे आप देखेंगे गदाधर सिंह जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये कहाँ पे है, ये असम में हुआ है, ठीक है, असम में इसका ये जो है इसका स्थान है। कब हुआ है, 1824 में हुआ है ना, 1824 में हुआ है। असम पर उत्तराधिकार, और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, एक युद्ध भी हुआ था हमारा यहाँ पे, जो अंग्रेजों के आप देखेंगे, अंग्रेजों के साथ में, तो यहाँ पे असम पे अधिकार कर लिया गया हुआ था। और असम पे अधिकार करने का कारण क्या था, थोड़ी चीजें सुन लो। असम पे अधिकार करने का कारण ये था कि उस जो पहुंच थी वो म्यांमार के आगे सीमा तक बढ़ाना चाहते थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आगे म्यांमार सीमा तक इसको बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से उनको असम पे अधिकार करने की वजह से आहोम विद्रोह हुआ। गदाधर सिंह ने जो है यहाँ पे विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो ये अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे आप देखेंगे अंग्रेजों ने किया हुआ। पूर्व का विद्रोह, राजा वीर यहाँ पे सुमिलित करने के लिए अगर आपको आ रहा है तो पूर्व का विद्रोह ये दक्षिण भारत में हुआ है, 1833 में हुआ है। और गुमसुर का विद्रोह, ठीक है, गुमसुर का विद्रोह श्री करभंज द्वारा ये लड़ा गया विद्रोह, नेतृत्व किया हुआ है। और इसके बाद में ये धनंजय जी यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो गुमसुर का विद्रोह श्री करभंज धनंजय, और ये कब हुआ है, 1800 में हुआ है, ठीक है, 1800, ये आप अगर सुमेलित करें तो इसको 1800 लिखेंगे यहाँ पे। और लगान का बकाया, ठीक है, लगान का बकाया ना देने की वजह से यहाँ पे जमींदारों या आप कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये विद्रोह भड़का हुआ था। बहावी आंदोलन, सैयद अहमद बरेली, बरेली पटना में इसका केंद्र बिंदु है, इसका स्थान है, तो बरेली में, इसके बाद फिर इसको शिफ्ट कहाँ किया गया था, ये पटना में हुआ है शिफ्ट, ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी यहाँ पे इसके नेतृत्व करता है, 1830 इसकी डेट है, ठीक है, 1830। इस्लाम में सुधार, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस्लाम में सुधार, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे विद्रोह हैं जिनको मैं अलग से भी एक बार पढ़ूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अलीगढ़ विद्रोह है, बहावी आंदोलन है,
इसके बाद में अगर हम कुर्ग की बात करें, कुका विद्रोह की बात करें, कई सारे ऐसे हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे आप कह सकते हैं कि एक दो और विद्रोह हैं, जैसे बिरसा मुंडा की जो कहानी है, मुंडा विद्रोह, ठीक है, यहाँ पे तो मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ है उसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो कुछ ऐसे हैं जहां से यूपीएससी सीधे सीधे तौर पर, अभी देखो पीसीएस में भी, सॉरी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, ठीक है, किसको लेके पूछा गया है, मुंडाओं को लेके पूछा गया है। तो वहां पे भी इस तरह के हम लोग कुछ ऐसे विद्रोह होंगे जिनको अलग से थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो फटाफट, जो सम्मिलित करने के लिए, फराजी आंदोलन, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन है, शरीयतुल्लाह ना, शरीयतुल्लाह है, मोहम्मद मोहसिन दुदुमिया है, और ये कहाँ पे है, बंगाल फरीदपुर में है, ठीक है, बंगाल फरीदपुर में। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो इस्लाम के सुधार, इस्लाम में सुधार के लिए विद्रोह हुआ था। संबलपुर का विद्रोह, सुरेंद्र साई, यहाँ पे आप देखेंगे सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई संबलपुर में हुआ है। संबलपुर का विद्रोह अब यहाँ से नाम से ही विदित है यहाँ पे कि संबलपुर विद्रोह संबलपुर में हुआ है। कब हुआ है, 1833 में हुआ है। और यहाँ पे क्यों हुआ है ये, नया भूमि बंदोबस्त, नया भूमि बंदोबस्त की वजह से हुआ है यहाँ पे ये विद्रोह। नया भूमि बंद आया हुआ था, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था वो प्रचलन में थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस वजह से ये सुरेंद्र साई के नेतृत्व में यहाँ पे ये विद्रोह हुआ है। ओके, तो ये सारे विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। और भी हम देख लेते हैं, एक दो बचे हुए। कोली विद्रोह, हाउसरे, चिमनाजी यादव और नाना दरबारे, तो यहाँ पे नेतृत्व करता है ये इसके नेतृत्व करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। अगर आपको सम्मिलित ध्यान रखना है, नाम याद कर लेना। कोली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इसका स्थान क्या है, एक बार देख लो इसका स्थान क्या है। तो ये पश्चिमी घाट एवं कच्छ के समीपवर्ती क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं ये कब हुआ है, कच्छ भी है यहाँ पे, कच्छ, रण का कच्छ, ठीक है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। 1824 में विद्रोह हुआ है, 1824 में ये विद्रोह हुआ है। और एक है यहाँ पे बुंदेला विद्रोह, ठीक है। तो बुंदेला विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जवाहर सिंह और मधुकर शाह की नेतृत्व में ये विद्रोह लड़ा गया है। मधुकर शाह के नेतृत्व में ये विद्रोह लड़ा गया। कहाँ पे, आधुनिक मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे महलवाड़ी जो व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था, ये जो आधुनिक मध्य प्रदेश, बुंदेला की मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं जो बुंदेलखंड के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट ना, सागर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे कि झांसी के, अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये सागर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे भी एक विद्रोह हुआ जिसको बुंदेला विद्रोह हम लोग कहते हैं। जवाहर सिंह और मधुकर शाह के नेतृत्व में यहाँ पे ये विद्रोह हुआ है, और ये महलवाड़ी बंदोबस्त की वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो सारे विद्रोह के बारे में हमने चर्चा की हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने एक आपको इस तरह से स्पेक्ट्रम में ब्रीफ करके दे दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। कोई भी क्वेरी आपके पास में आए तो आप उसको तुरंत कर लें। यूपीएससी में जो ट्रेंड चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ दिए जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सारे स्पेक्ट्रम को मैं बहुत ही ब्रीफ करके दे दूंगा, इतना अच्छा बता दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें हम लोग इसके बाद भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे बिपिन चंद्रा, इसको भी मैं कराऊंगा। सबसे पहले जो मैं बता दूंगा वो बिपिन चंद्रा भी कराऊंगा। अभी क्या कौन से फेज में है हम लोग, स्पेक्ट्रम। इसको मैराथन भी मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्ट्रम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। इसको मैराथन भी करा दूंगा, तो बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है। लगभग 15 से 20 क्लासेस में, 20 क्लासेस में या 20 से 22 क्लासेस में आपको पूरी स्पेक्ट्रम में करा दूंगा। बहुत ही आसान है। और हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन, मेंस की अगर मैं बात करूं तो कोई क्वेश्चन बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं करता है,
सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो मेंस की मैं बात करूं या आप पीटी की बात करें, प्रीलिम्स टेस्ट की मैं बात करूं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आईएएस बनना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ी कंटिन्यूटी चाहिए है। चलो, तो ये इस तरह से ब्रीफिंग कर दी है, आपको बहुत आसानी होगी और बहुत लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। ये थोड़ा सा मैटर ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे कि यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से और कौन से पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। इसके लिए हमने लगभग 3 क्लासेस मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लासेस में मैं लूंगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये जो सर जो हमने विद्रोह पढ़ाए हुए हैं, उससे कोई अगर मेन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे सीधे प्रीलिम से पूछेगा क्वेश्चन, उसको मिलित करने के लिए बोल देगा। वो हमने टेबल दी दी है आपको कैसे करना है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अब हम स्टडी जो करने जा रहे हैं, वो आपके पास में एक हेडिंग रहेगी और हेडिंग के सब पॉइंट्स रहेंगे सारे। इससे एक फायदा ये होता है कि जब आप कोई मेन पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके सब पॉइंट्स आपको अलग अलग देखने पड़ेंगे और बाद में क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन करना पड़ेगा। किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसकी यूनिट पहले लिखिए और उसमें कितने भाग दिए हैं और उसके भाग, उस भाग के भी आपको सब पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने से होता क्या है, आप सारी चीजें अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक के जो अलग अलग पहलू हैं वो पढ़ते हैं, मिक्सअप नहीं होता है। जब मिक्सअप नहीं होता है और अलग अलग चीजें होती हैं फेज बाय फेज, तो आपको याद रह जाती हैं। और अगर जैसे ही मिक्स होता है, फिर ये लगता है क्या, वो कहावत है, रात में हिस्ट्री पढ़ी और सुबह खत्म हो गई, गायब हो गई, डेट ही नहीं याद पता चल पा रही है। वो इस वजह से होता है भाई, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ओवरऑल हिस्ट्री की तरह, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ही पढ़ते चले जाते हैं, स्मार्ट रीडिंग नहीं करते हैं। और स्मार्ट रीडिंग का तरीका ये होता है कि आप किसी भी हेडिंग को लो, कोई भी अगर टॉपिक उठाओ, तो उसके सब टॉपिक्स आपको भी याद होने चाहिए। जब सब टॉपिक्स आपको याद होंगे, तो आप यकीन मानिए कभी भी भूलेंगे ही नहीं। कभी भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, आप कभी डेट नहीं भूलेंगे, आप जो घटनाएं हो रही बारी बारी से उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं तरीका, यही तरीका होना चाहिए। ठीक है, तरीका यही होना चाहिए कि आपके पास में क्या है, यहाँ पे सब पॉइंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, सब पॉइंट्स भी आपके होने चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, क्रांति का संगठन कैसा था, उसका उद्देश्य कैसा था, समय क्या था उस टाइम पे, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, एकता का प्रदर्शन किस तरह से हुआ और क्रांति का दमन किस तरह से किया गया है। क्रांति की असफलता के कारण भी लिखेंगे हम लोग, देखेंगे। और यहां से आप देखेंगे 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रांति की असफलता के कारण में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहां पे पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स टेस्ट में देखेंगे आप सब लोग। और जब भी मेरी क्लास करें, जब भी मेरी क्लास करें, तो सब लोग क्या करेंगे, सिलेबस अपने हाथ में रखेंगे और क्वेश्चन देख के ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 1858 का अधिनियम। ठीक है, 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे। और एक और हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, 1861। ठीक है, 1861 का भी जो अधिनियम है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां से भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा। क्यों, एक मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया, अगर आप 1858 और 1861 नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो दोनों जो है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, जिस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है आप अगर नहीं करके गए हों तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन भी समझ लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे तौर पे आपसे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करेगा, मैंने पहले ही बता दिया, हिस्ट्री में सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन देख लो मेंस का। एक बात और सुने आप लोग कि मैं पीटी के साथ, अभी तो भाई इसको ब्रीफिंग कर रहा हूं, मैं स्पेक्ट्रम की मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई मेंस का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ना, तो उसको भी मैं ब्रीफ कर दूंगा
इसमें आपको बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपने स्पेक्ट्रम बोला हुआ था तो स्पेक्ट्रम में सिर्फ ब्रीफ कर दो, मैं उसको ब्रीफ करूंगा ही, लेकिन हम मेंस का भी एक दो बार देखते जाएंगे और आप लोग लिख के भी ले आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो पोस्ट करेंगे, हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है अमित ऑन अकेडमी, ठीक है, अन अकेडमी। तो मित्रों भाई इस पे क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि जब मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं तो मैं जब क्वेश्चन बोलता हूं सब स्टूडेंट बेचारा क्या करता, अमित ऑन अकेडमी पे सीधे क्या फोटो क्लिक करके भेजता अपना क्वेश्चन लिख के। और इवन आप देखेंगे वहां पे प्रक्रिया ऐसी चलती है, क्रॉस चेक भी करते हैं आपस में स्टूडेंट, तो वो बहुत अच्छा माहौल है। आप लोग अगर इसको देखेंगे, अगर इस तरह का माहौल बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंस का भी मेरे अगर लगेगा कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। अभी हमने देखा हुआ क्वेश्चन की थोड़ी सी रूपरेखा समझ लो, हो सकता है आपको और भी आसानी हो जाए। क्या कह रहा है, फिर से देखो एक बार, आपको जब भी मेंस में क्वेश्चन कर रहे हो तो लगभग 30 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और 40 सेकंड भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे इतना कम टाइम, हाँ तो इतना ही कम टाइम होना चाहिए। आप अगर 150 वर्ड लिख रहे हैं तो आपको 8.5 मिनट में वो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप 200 वर्ड लिख रहे हो, हाँ तो अगर आप 200 वर्ड लिख रहे हो तो 11 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 11 से और भी कम टाइम, आप कह सकते हैं 10:30 हाँ 11 मिनट, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। तो कुछ भागों में तोड़ लो यहाँ पे, 1857 का विप्लव औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों को विकास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो विद्रोह के कारण हम पढ़ेंगे अभी, जो विद्रोह के कारण थे वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे कि वो कौन से कारण थे, किसकी वजह से विद्रोह हुआ है, वो कौन सी अंग्रेजी नीतियां थी, वहां पे लॉर्ड डलहौजी की नीतियां और लॉर्ड वेलेस्ली की जो नीतियां थी, यहाँ पे प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी उनको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद में ये विद्रोह हो जाता है, और इसके बाद में 1858 का जो अधिनियम आता है, एक सुधार अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। कैसे मोड़ था, ये सारे प्रावधान आप देखेंगे 1858 में प्रावधान आया हुआ है। 1858 में ये सुधार की रूपरेखा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ज्यादा देर तक अगर दबा के रखोगे ना तो हो सकता है कुछ दिन बाद इससे भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो यहाँ पे सुधार के तौर पर देखेंगे 1858 का नियम, और इसी के साथ हम जोड़ के देखेंगे यहाँ पे वो क्या है, वो यहाँ पे 1861 का अधिनियम, ठीक है, 1861 का अधिनियम। तो इसको हम लोग जोड़ के लिए देखेंगे, तभी ये वाला पहला क्वेश्चन कर पाएंगे 2016 का। तो यहाँ पे एक सुधार की जो प्रक्रिया है ना वो स्टार्ट हो जाती है, एक ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ होता है। कई सारे रिफॉर्म्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में रिफॉर्म्स रुकते नहीं हैं। जब हम आज़ादी के नज़दीक पहुंचते हैं तब तक रिफॉर्म्स होते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे, इससे पहले 1857 की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि 1857 के पहले जैसे ही अंग्रेज जैसा भी चाहते थे वैसा करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे जागरूकता फैली, जो भय है एक तरह से आपको देखेंगे कि कम होता हुआ नजर आता है। जो अंग्रेजों की नीतियों के प्रति जो भय था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। और एक और क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप देखेंगे क्वेश्चन है जो अभी आपने पढ़े हुए हैं ना सारे विद्रोह, उसी पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये सारे जो विद्रोह आपने पढ़े हुए हैं ना, ये पहले ये सारे विद्रोह छोटे छोटे रीजनल स्तर पे कहाँ हुए हैं,
रीजनल स्तर पर विद्रोह हुए हैं ये सारे। हाँ, और इन्हीं को आपको लिखना है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार देख लो क्या कह रहा है। 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन की पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरम उत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है? क्या कह रहा क्वेश्चन कि आपको ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरम उत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। ये सारे विद्रोह आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारे विद्रोह रीजनल स्तर पर लड़े गए थे। यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली की जो नीतियां थी, लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, दस्तक प्रथा की जो यहाँ पे आप कह सकते हैं गोद प्रथा की समाप्ति, दस्तक पुत्र प्रथा की समाप्ति, सहायक संधि का होना, ये सारे कारण थे जो पहले भी विद्रोह हुए हैं। तो ये सारे विद्रोह आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे यहाँ पे। ओके, ये सारे जो विद्रोह हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कि छोटे छोटे विद्रोह होते रहे थे, कई सारे विद्रोह। आप अगर स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हाँ, 1857 का जो विप्लव हुआ है, ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्ष में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, आपके पास में यहाँ पे डाटा है। रामोसिस, कोली, बुंदेला, आहोम विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, उड़ीसा पाइकों का विद्रोह हुआ है यहाँ पे, बहावी आंदोलन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे हुए हैं यहाँ पे। केरो का विद्रोह हुआ है, सन्यासी विद्रोह हुआ है, कूका विद्रोह हुआ है, नायक विद्रोह हुआ है, बरेली का विद्रोह। तो ये सारे छोटे छोटे विद्रोह होते रहे थे जो अंग्रेजों के प्रति कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हुए विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन का आप सीधे सीधे मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये सारे विद्रोह हुए हैं। तरीका देखो यही है कि आप अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसमें मेंस को भी आप लपेटे में ले लो, नहीं तो दिक्कत क्या होती है, आप पीटी आप पढ़ लेते हैं और इसके बाद में जब मेंस की बारी आती है तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता रहता है। यकीन मानिए, ये एक कड़वा सच मैं बोल रहा हूं कि आप पीटी पढ़ते जाते हैं, पीटी पढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको मेंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इस वजह से मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ा रहा हूं, तब भी मैं मेंस के क्वेश्चन आपको इसमें से भी निकाल के बताता रहूंगा। हम जब इसके बाद में हम जब जाएंगे तो बिपिन चंद्रा भी करेंगे। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा भी करेंगे और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर के लिए मैं प्रेफर करना चाहूंगा बियर ग्रोवर को, जो है उसको एक ब्रीफ डिस्कशन उसका हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो 2-3 बुक हैं और सारे कुछ कॉमन चीजें रहेंगी उसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो चीजें अलग अलग हैं तो सारी चीजें आपको मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो बहुत परेशान नहीं होना। सारी क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी, ओवरऑल जो भी हिस्ट्री रहेगी सारी मैं कराऊंगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा रूपरेखा देख लेते हैं 1857 की रूपरेखा क्या है। तो 1857 के विद्रोह या संघर्ष आप कह सकते हैं कि संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के जो विचार हैं वो समान नहीं है। कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि ये एक 4 महीने का उभार था, एक किसान विद्रोह था। कई सारे ऐसे महान विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये एक महान घटना थी। एक ये महान घटना को सैन्य विद्रोह मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मतभेद हैं यहाँ पे। अगर मैं मजूमदार जी की बात करूं, जो कि हमारे इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, और उन्होंने मना कर दिया हुआ था। अगर मैं आपको बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप इतिहास लिखिए, तो उन्होंने मना कर दिया हुआ था। क्यों मना किया हुआ था? आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, जो 1857 की क्रांति को क्या है, एक तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। लेकिन सावरकर जी थे, सॉरी, जो मजूमदार जी हैं, जो मजूमदार जी हैं, हाँ, मजूमदार जी जो हैं, वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये ना तो पहला था, ना ही प्रथम था, और ना ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था, हम इसको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने फिर इतिहास लिखने से मना कर दिया, थोड़ा मतभेद हो गया था जवाहरलाल नेहरू जी से, तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया था इतिहास। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या मानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं 1857। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, फिर चाहे वो भारतीय विद्वान हो या फिर कोई अ, विदेशी विद्वान हो,
सबके मत अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहा जाता है, कई सारे लोग मानते हैं कि ये 4 महीने का उभार किसान विद्रोह था, तो कुछ का मानना है कि ये सैन्य विद्रोह है। लेकिन वीडी सावरकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1909 में प्रकाशित हुई है। तो इसमें वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के इतिहास का लेखन राष्ट्रवादी इतिहासकार ने इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष दिखाया है, जो गदर के रूप में वर्णित है। इसको आपको कोई लेना देना नहीं, बस इंफॉर्मेशन है जो आपको पास में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम कोई क्वेश्चन आता तो एग्जाम्पल पे एक उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, कोई इसमें काम का नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखो, मंगल पांडे के द्वारा कोलकाता के निकट, ये हुआ कहाँ पे, घटना याद रखना, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो आपको सबसे पॉइंट पहला यही लिखना पड़ेगा। मेंस में अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, तो आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा काम का है। मंगल पांडे के द्वारा कोलकाता के निकट बैरकपुर छावनी में किए गए विद्रोह को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया, जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया हुआ था। तो ऐसा माना जा सकता है, हम लिखेंगे ऐसा, हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे। हाँ, ये सब बोलचाल की भाषा में नहीं आना चाहिए। और 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों की अगर मैं बात करूं, तो यह अफवाह थी। क्या अफवाह थी, अफवाह नहीं आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोज पर सुअर और जो खोल थे, सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो ये एक कारण कह सकते हैं, तात्कालिक कारण था। या आप यूपीएससी देखो यहाँ से कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि इस पे पूछ दे कि भाई उसमें जो कारण था वो सुअर और गाय की चर्बी की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हो गया। हाँ, सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, उसको बस मुंह से काट के दागना होता था। तो यूपीएससी भाई इतना तो ऐसा है नहीं कि नहीं नहीं यहीं से क्वेश्चन कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे गुण रहस्य भी छुपे हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, चलो देखते हैं। तो तात्कालिक कारण है ये कि गाय और सुअर की यहाँ पे चर्बी लगी हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू थे और जो मुसलमान, दोनों लोग जो यहाँ पे जो जो दोनों दोनों धर्म के सैनिक थे, उन्होंने अपनी भावनाओं के इसके खिलाफ माना कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है गाय या सुअर की चर्बी अपने मुंह से काटें और उसको राइफल में भरे भरें, इसके बाद में दागें। तो ये अफवाह उड़ी कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, ठीक है। तो ये भी कोई काम का नहीं है, आप याद रखेंगे, बस याद रखेंगे। हाँ, एक एनफील्ड राइफल आई हुई थी 1853 में, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई थी, और उसकी वजह से जो है उसको काट के दागना होता था, इस वजह से यहाँ पे उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी कोई काम का नहीं है, ये काम का है। काम का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है ये, और ये काम का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, आप लोग लिख के भेजेंगे। मैं बार बार आपसे बोलूंगा, अमित अमित ऑन अन अकेडमी, अमित ऑन अन अकेडमी पे लिख के क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम थी। तो अनेक कारण दिए जाएंगे आपको, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, और अगर आप करें आर्थिक कारण, ठीक है। तो इसका जो है ये सारे कारण आपको लिखना पड़ेंगे यहाँ पे, और आपको सारी घटनाएं लिखनी पड़ेंगी। लाल डलहौजी की नीतियां भी यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है तो आपको यहाँ पे लाल डलहौजी की नीतियां लिखनी पड़ेंगी, बेलेजली की भी नीतियां लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनके काल में काफी ज्यादा बदलाव हुए थे, काफी ज्यादा इन्होंने शोषण किया हुआ है। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे संदर्भ के तौर पे लिखना पड़ेगा। तो ये शुरुआत एक क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, या फिर अनेक कारणों का परिणाम था। और यही हम लोग कारण देखेंगे यहाँ पे, राजनीतिक कारण क्या है, लाल डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां क्या हैं। और ये आप ऐसा मत मान ला स्पेक्ट्रम में पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हाँ, और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं कहीं मैं अलग से क्वेश्चन लाऊंगा। भाई इतिहास से भी है, इसको मैं ब्रीफ करा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मेंस का कोई क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण है यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां, तो ये हमने चर्चा की हुई है। बाकी जो भी है वो हम लोग कल देखेंगे। और 8:30 बजे क्लास लाइव, 8:30 बजे सुबह, ये सारी क्लासेस आपका टाइमिंग है, टाइमिंग में नोट कर लो।
8:30 बजे। और ध्यान रखना स्पेक्ट्रम। और दूसरी बात, अपना मेंस का शेड्यूल, मेंस का जो 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 सिलेबस है वो देख के आना। पीटी का कोई क्वेश्चन आया इस स्टेज से वो देख के आना। मेंस का कोई क्वेश्चन आया हुआ है वो देख के आना। वैसे मेंस का तो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, कहाँ गया। ये हमने मेंस के क्वेश्चन बता दिए हैं। और एक मेंस का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनना है, और जो निकलेगा अभी, जो अभी और भी निकलेंगे कोई 2 क्वेश्चन, उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये काम की चीज़ है, आपको लिख के लाना है यहाँ पे, ये काम। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा कोड है, ठीक, 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, AMR10। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थोड़ा निवेदन भी कर लेता हूं आप लोगों से, इसको लाइक भी करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम के हम रूबरू नहीं हो पाएंगे, आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कोई वैसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब हम नहीं हो सकते फिर रूबरू, आप समझ रहे होंगे सब लोग। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, कोड याद रखेंगे AMR10। और वैसे भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो तुरंत हमारा क्या है, अमित ऑन अनअकैडमी, तुरंत एकदम से मैसेज घुमा के फेंकेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है और हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, IR, एथिक्स, और कौन, NCERT ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की NCERT, इंडियन सोसाइटी भी हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलेंगे।